नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। गुप्ता एज। ठीक है। गुप्ता एज के बारे में भी सेम वही पैटर्न उपयोग करेंगे जैसा कि हम लोगों ने मौर्य में किया था। उनके लीनेज वगैरह की बातें नहीं करेंगे। पहले ये आया, फिर वो आया, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। स्टोरीज वगैरह में नहीं जाना, क्योंकि स्टोरीज वगैरह यूपीएससी पूछता भी नहीं है वैसे भी। एंड स्टोरीज से मतलब ये इसका बेटा था, वो उसका पोता था, ये सब आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। और उसमें कुछ भी समझाया ऐसी चीज़ नहीं। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, आर्ट, पेंटिंग वगैरह, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, सो दैट आपका जो मेन यूपीएससी का जो मेंस वाला सेक्शन होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से ही आता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में, आप लोग देखेंगे तो इसी सेक्शन से पूछा था। ये नहीं पूछा था कि किसका बेटा क्या था, किसके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ, कुछ पीसीएस एग्जाम्स हैं जिसमें समुद्रगुप्त के जो क्या बोलते हैं वॉर एक्सपीडिशन थी उसको पूछा जाता है। स्पेशली जो उत्तर प्रदेश का पीसीएस एग्जाम है, बिहार का पीसीएस एग्जाम है, उसके अंदर कंटिन्यूसली मैंने देखा है कि काफ़ी बार उसको पूछा गया है। तो उसको आप लोग किसी जगह से अगर चाहे तो पढ़ लीजिएगा। नहीं, अगर आप लोग को नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं उसका पूरा का पूरा एक होलिस्टिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जस्ट इन केस अगर आप लोग को चाहिए होगा तो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम पास ना करके। फर्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो आपके मौर्यस के बाद आपका मौर्यस, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मौर्यस का इतना बड़ा पूरा का पूरा लगभग भारत उन्होंने साम्राज्य में अपने लिया था। अगर आप लोगों ने मौर्य वाला वीडियो ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा, इसके बाद भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौर्य में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पूरा का पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, ये सब कुछ पूरा का पूरा आ रहा था मौर्य एम्पायर के अधीन। एंड एक्सेप्ट फॉर फ्यू चोल चेर पांडेस ऑफ द साउथ, आपका पूरा का पूरा इंडिया जो था एंड नॉर्थ ईस्ट का भी एक्सेप्शन ले लीजिएगा, बाकी का पूरा इंडिया जो है वो मॉडर्न अम्पायर्स का अधीन था। तो इतना बड़ा एरिया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे जब क्रम्बल करना स्टार्ट किया तो नेचुरल सी बात थी कि हर जगह पे कोई ना कोई उभर के निकलेगा, राजा निकल के आएगा कि ओवरथ्रो करना स्टार्ट करेगा और अपना एक्सपांशन करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे सब लोग आए। हम लोग ने कुशांस की बात की। कुशांस के बाद कुशांस नॉर्थ में रह जाएंगे, सतवाना जो रहेंगे वो डेक्कन के रीजन में या साउथ के रीजन में रह जाएंगे। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक अदर पावर, पॉलिटिकल पावर बन के आएगी गुप्तास। गुप्तास का जो मेन सेंटर ऑफ पावर था वो आपका राइट नाउ प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वो आपका एक्चुअल रीजन, उस रीजन का जो सेक्शन है वो वहाँ पे इनका मेन बेस ऑफ द पावर हुआ करता था। ठीक है। तो बेस वगैरह आप लोग पता होगा तो आप लोग इमेजिन कर पाएंगे कैसे कैसे एक्सपेंशन वगैरह। मैं आप लोगों को इनका एक्सपांडेड एम्पायर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनका बेस हुआ करता था एंड फिर ये इनका एक्सटेंशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट समुद्रगुप्त ने ये पूरा का पूरा रीजन में भी एक्सपेडिशन किया था। समुद्रगुप्त ने इस रीजन में भी सारे जितने भी राजा राजा वगैरह थे सबको हराया था। बट उन्होंने क्या किया था कि यहाँ के लोगों को, जितने भी राजा थे उनको अपनी गद्दी वापस से दे दी थी कि भाई आप लोग अपने राज्य पे राज कीजिए, बस सुजरेनिटी मेरी मानिएगा। ठीक है। आप मेरे अधीन रहो, ये बस मुझे मानो, मुझे सबसे ऊपर मानो और मुझे रेगुलर बेसिस पे अपने टैक्सेस वगैरह देते रहो, बस। और कुछ नहीं, कुछ ना कुछ मतलब गिफ्ट वगैरह पहुंचाते रहो समय समय पे, बस मैं उसी से खुश हूँ। यहाँ पे आके मुझे बार बार लड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दिस वॉज द थिंग जो उस समय समुद्रगुप्त ने किया था। ये सब स्टोरीज वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वही सेम होगा कि आपके मौर्यास के बाद गुप्तास का काम स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया जो आपका ये नर्मदा है उसके ऊपर का ही रीजन है जो आपका पूरा का पूरा गुप्ताज ने कैप्चर करने की कोशिश की। ठीक है। और इसी पे इनका बहुत बड़ा साम्राज्य बन के तैयार होता है। तो इसको इसीलिए मतलब सेकंड ग्लोरियस पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसको सेकंड ग्लोरियस पीरियड का, फर्स्ट आपका मॉडर्न हो गया एंड सेकंड आपका ये हो जाएगा। इसको क्लासिकल एज बोला जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, पीरियड ऑफ एफ्लोरेसेंस भी कहा जाता है। ठीक है। एफ्लोरेसेंस मतलब सुगंधित होना। ठीक है, बहुत ही चमकदार या सुगंधित होना। ठीक है, मोस्टली जिसमें बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हो, उसको आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये सब टर्म से नवाजा गया है। इनफैक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि वाई गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड। तो दिस इज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कैसे गोल्डन पीरियड है। एक एक चीज़ बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। एंड अभी भी जैसे मैंने बताया कि यूपी पीसीएस एंड बिहार पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि गुप्तास को क्यों गोल्डन पीरियड का वो माना जाता है। ठीक है। तो बारी बारी से आते हैं। फर्स्ट हिस्टोरिकल और एक्सटेंड का पास कर लेते हैं। तो ये आपका इससे इस इतने के इतने बीच में ये यहाँ पे था। इनका जो मेन अकाउंट्स हम लोग को मिलता है वो यहाँ के जो राइटर्स वगैरह हैं उनसे मिलता है। इनके भी बहुत सारे राइटर्स हैं, मतलब गुप्ता जो दरबार हुआ था उसके अंदर लगभग 9 रत्न थे। ठीक है।
सब अपने अपने फील्ड में पारंगत थे और सब ने बहुत सारी बुक्स लिखे, बहुत सारी बुक्स लिखे हुए हैं। इनफैक्ट उनके बुक्स आज तक कॉपी पेस्ट हुए जा रहे हैं। इसी समय पे ही आपके पुराण, आपके महाभारत, आपके रामायण वगैरह को फाइनल टच दिया जाता है। जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसी समय लिखे गए थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे बुक्स वगैरह और भी अदर बुक्स जो सब ज्ञानी महात्मा लोग ने लिखा, वो सब कुछ आज भी वैसा का वैसा इंटैक्ट है, उससे हम लोग को सोर्सेज मिलता है। इसके अलावा फॉरेन सोर्सेज में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फायन के सोर्सेज, यूनसांग के सोर्सेस और यिंग के सोर्सेस, ठीक है। ये इनको इत्सिंग भी बोलते हैं, आप लोग जैसे भी आप लोग पढ़ना चाहें वैसे आप पढ़ सकते हैं। इन तीनों ने बारी बारी से, आप लोग समझ सकते हैं कि गुप्ता बोला मौर्य के दौरान क्या हो रहा है कि वहां पे अशोका अपने धर्म के प्रचार के लिए या बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक्सपेडिशंस वगैरह भेजेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, चाइना जापान ये सब का रीजन बौद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहाँ से ट्रैवलर्स वगैरह निकलेंगे, वहाँ से जो रिलीजियस ट्रैवलर्स हैं वहाँ से निकलेंगे ढूंढने के लिए कि यहाँ के रीजन में, इंडिया में कौन सॉरी कौन कौन से रीजन है जहाँ पे बुद्धा घूमे थे, या यहाँ पे जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वगैरह है उसको लेने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो जब वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के बारे में भी लिखेंगे, जैसे फायान है, ह्योन-सांग है। तो ये सब जो यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ के बारे में लिखेंगे, वो सभी हमारे लिए एक ट्रैवलॉग जो है वो उनका यूज़ आ जाता है इस समय की हिस्ट्री को समझाने के लिए। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ गया है। तो ये डिवाइड इस तरीके से हो जाएगा कि भाई एक तो इंडियन अकाउंट्स हैं, जो इंडियन अकाउंट्स मतलब इंडियन राइटर्स लोगों ने लिखा हुआ है, फॉरेन अकाउंट्स हैं, और इस समय के जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड का सिक्का वगैरह इस समय बहुत ज़्यादा चालू किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पिलर्स इंस्क्रिप्शंस वगैरह रहेंगे, तो ये सब भी आपके ऐड हो जाता है। तो ये भी एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्ता एज के समय का जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोर्सेस ऑफ गुप्ता एज है, या सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडिया करके एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप उसमें ये सब के सब मेंशन कर सकते हैं आसानी से कि हाँ इंस्क्रिप्शंस है, पिलर इंस्क्रिप्शंस है, गोल्ड कॉइन्स वगैरह जो मिले हैं वो सब, या अदर कॉइन्स वगैरह जो भी मिले हैं वो सब हो सकते हैं। फॉरेन अकाउंट्स, इंडियन अकाउंट्स, सब कुछ है। इस तरीके से होलिस्टिकली आप एक बनाते हो, ठीक है। तो इसको फॉर्म कौन किया था वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताता हूँ। श्रीगुप्त ने इसको फाउंडेशन किया था इस समय पे, और उसके बाद उनके बेटे होते हैं घटोत्कच, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट आपका पूरा पूरा एम्पायर को प्रदेशों में, मतलब छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड करके रखा था, और एक एडमिनिस्ट्रेटर उसका हेड होता है। जनरली ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो आपके रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। तो कुमार मोस्टली जो होते थे वो वहाँ पे, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। कुमार, महामात्रास, उस तरीके से वो यहाँ पे भी यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। इस समय का आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है या जजमेंट वगैरह का प्रोसेस वगैरह सब देखा, सब एकदम सुडेड है, मतलब बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जुडिशरी वाली की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में सुना ही नहीं जा रहा। मतलब कैपिटल पनिशमेंट जो आपकी फांसी के तख्ते पे लटकाना या किसी तरीके से किलिंग करना, ये मौत के बदले मौत वाला जो हमारे यहाँ पे अभी भी चला आता है ना वर्ल्ड में, वो यहाँ पे सुना ही नहीं गया है। ये सब रेफरेंस हमको काम मिल रहा है ह्यून सांग के बुक में से, फायन के बुक में से पता चला कि भाई इस समय पे कैपिटल पनिशमेंट जैसी चीज़ें होती ही नहीं थी। मतलब आपका आपके फैमिली में किसी ने कुछ कर दिया, हो गया तो मैं उसका बदला ले लिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, या उनको सरकार पनिशमेंट के लिए कैपिटल पनिशमेंट वगैरह नहीं देगी, ठीक है। ये भी शो करता है कि इस समय आपके सोसाइटी में इतनी रिचनेस है कि कैपिटल पनिशमेंट वगैरह सबको बहुत तुच्छ माना जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस समय इतने लोगों के पास काम वगैरह हो गया, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, कि लोग ये सब झगड़े टंटे वगैरह में पढ़ते का काम ही नहीं करते थे। समझ में आ रहा कि नहीं? जब लोगों के पास काम होगा तो क्यों चोरी चकारी करने के लिए जाएगा, कोई किसी को क्यों मर्डर वगैरह करने के लिए जाएगा, गंदे काम क्यों करने जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में क्यों लिप्त होगा, जब उसका खुद का काम अच्छी तरीके से चल रहा है कि नहीं? तो ये भी एक तरीके से हम लोग को शो करा है। हर चीज़ को डिड्यूस करना आना चाहिए आपको कि कहाँ से किस तरीके से निकाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्रिमिनल लॉ, जैसे मैंने बताया कि ये माइल्ड है, आपका कैपिटल पनिशमेंट का बात ही नहीं किया गया। क्रिमिनल लॉ एकदम माइल्ड है, मतलब अगर क्राइम किया गया तो उसे हर्जाना ले लो, छोटा मोटा उसको दंड दे दो, कोई काम वगैरह दे दो, ये पत्थर तोड़ते बैठ या दिया जलाते बुझाते बैठ उस तरीके से फालतू काम दे के उन लोगों को छोड़ दिया गया। जुडिशियल टॉर्चर वगैरह प्रैक्टिस से नहीं किया जाता, मतलब जुडिशियल टॉर्चर करना है, ये ऐसे करना वैसे करना, वो सब कुछ भी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट फायन कहता है मथुरा और पाटलिपुत्र के बारे में कि ये सब बहुत ही पिक्चरिस्टिक थे, मतलब बहुत ही देखने में इतने सुंदर थे कि इनको मतलब मंत्रमुग्ध हो जाओ, देखते रहो, बस देखते रहो, वैसा वैसा। इनफैक्ट वो पाटलिपुत्र को कहता है कि ये तो फ्लावरों का सिटी है, यहाँ पे इतने फ्लावर्स है, इतने सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और लोग इतना फ्लावर वगैरह को पसंद करते हैं कि हर जगह पे आप जहाँ पे भी नजर डालोगे वहाँ पे आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखने वाले हैं, ठीक है।
पीपल को रूम फ्रीली, ये सब मतलब यहाँ पे चोरी चकारी का कोई भी चीज़ें नहीं। फायन बोलता है कि यहाँ पे थेफ्ट और बर्गलरी जैसे चीज़ें, मतलब चोरी चमारी के जो चीज़ें वो सब इतने कम होते थे, इतने कम होते थे कि मतलब बहुत ही रेयर, उनको नेग्लिजिबल आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ मैंने आपको बता दिया भाई, चोरी वगैरह कम हो रहा है, ये सब चीज़ें कम हो रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, पब्लिक में प्रॉस्पेरिटी है। जिसके पास काम धंधा नौकरी चाकरी पड़ी हुई है तो वो क्यों जाएगा किसी के यहाँ पे रात को डाका डालने के लिए या सुबह में ही डाका डालने के लिए, ठीक है। तो ये दिखा रहा है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वेल एंड गुड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें बस समझ के रखना है। अगर आपको वहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा, लेकिन ये सब चीज़ें आपको क्रक्स आइडिया पता है कि भाई चोरी वगैरह डकैती वगैरह नहीं हो रही है, या कोई कैपिटल पनिशमेंट जैसा चीज़ें नहीं हो रहा है, या फिर गोल्ड कॉइन्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो ये क्या दिखा रहा है, एक्चुअली में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी। आखिर गोल्ड कॉइन्स, या आप ही सपोज कीजिए कि 2000 के नोट का आपको रेगुलर अगर यूज फ्रीक्वेंसी मिल रहा है करने को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगों की कैपेसिटी ऑफ बाइंग बढ़ गई है, सीधी सी बात है कि नहीं। उनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो 2000 का नोट उनको तुच्छ लग रहा है, हाँ हाँ ये 2000 का है, ओके खरीद लेंगे। अभी आपके लिए 100-200 रुपए या 150 रुपए, या मैं कहता हूँ कि 10-20 रुपए की बात कर लेते हैं, ये सब क्या है, कुछ नहीं है, चलो इंसान लोग ऐसे सोच के दे देते हैं। लेकिन एक समय पे 10 रुपए भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था ना। तो उस तरीके से देखिए कि मतलब बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी ये देखा जा रहा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आ गए मार्केट के अंदर, और रेगुलर बेसिस पे यूज भी किए जा रहे हैं, ग्रेट नंबर्स में है, समझ में आ रहा है। होर्ड एंड होर्ड के हम लोग को मिले हुए इनके गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स। तो ये बता रहा है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ चुकी थी, ठीक है। कमोडिटीज अफोर्डेबल थे, बहुत प्रॉस्पेरिटी वगैरह थी, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कीजिए तो हर जगह पे ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, पूरे कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, ठीक है। इतना मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होगा, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होगा। इनफैक्ट वी हैड ट्रेड बिटवीन, आप ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। मतलब आपके ईस्टर्न सेक्शन की बात की जाए तो आपका चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब का जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया का पूरा रीजन, ये सब एरिया में आप घूम घूम कर ट्रेड कर रहे हो। एंड वेस्टर्न सेक्शन में आपका यूरोप यूरोप सब हर जगह से आपका ट्रेड वगैरह का रिलेशंस वगैरह बना हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड वगैरह बहुत ही फ्लरिशिंग हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्टील क्राफ्ट इतना इवॉल्व हो चुका था, इसके एग्जांपल आपको बता दूं तो आपको दिल्ली में मेहरौली पिलर, सभी लोग जानते हैं आयरन पिलर, आप लोग सर्च कीजिएगा नेट पे तो तुरंत मेहरौली पिलर आ जाएगा दिल्ली का, ठीक है। वो समझो कि कब से बनाया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया आपका 402 सीई में बनाया गया, ठीक है। एडी जिसको कहा जाता है, कॉमन एरा में ये बनाया गया है। और आज तक समझिए मोर देन 1700 ईयर्स बीत चुके हैं लगभग, ठीक है। उतने समय से लेके आज तक ये ऐसा ही का वैसा ही है। 600 साल आप पकड़ लीजिए, 600 साल बीत सॉरी 1600 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक वो वैसा का वैसा है। उसके ऊपर रस्टिंग भी नहीं हुई, जबकि वो ओपन है, किसी चीज़ से कवर भी नहीं किया गया, उसको कोई भी सपोर्ट भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कर रखा है, शेड वगैरह का रखा है, उसको पानी वगैरह नहीं मिला, रेगुलर बेसिस पे भीग रहा है, रेगुलर बेसिस पे सूख रहा है, लेकिन उसके ऊपर रस्टिंग जैसा चीज़ें नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट इससे भी बड़ा एक पिलर है धार में, ठीक है। धार में वो इसका 3 गुना है, वो इसका 3 गुना है। जस्ट इमेजिन कीजिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते भी नहीं है क्योंकि वो अभी आप लोग उस मॉन्यूमेंट के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि ऐसे 3 स्लैब्स बना के रखे हैं, और तीनों स्लैब्स के ऊपर उसको रखा गया है। एक जो सबसे बड़ा वाला है एक है, फिर उससे छोटा वाला है उसके नीचे है, और फिर एक छोटा वाला, ठीक है। ऐसे करके स्लैब्स के ऊपर रखा गया है उसको अलग से। वो इसका 3 गुना इतना बड़ा है। आज तक उसके ऊपर भी कभी भी रेस्टिंग नहीं हुई है, जबकि वो भी ओपन ही ओपन रखा हुआ है, ठीक है। लोग उसको देखने जाते हैं। ट्रेड रिलेशन मैंने बता दिया, मिडल ईस्ट के साथ इंप्रूव हुए, अफ्रीका वगैरह के साथ, चाइना के साथ, फार ईस्ट रीजन, हर एक रीजन से हमारा ट्रेड वगैरह बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। और इसी की वजह से हमारा इनलैंड ट्रेड भी बहुत ही अच्छी तरीके से बीत रहा है। हम लोग भी मतलब इनलैंड ट्रेड तो आप समझ ही सकते हैं, पूरा का पूरा रीजन पानी वगैरह से जुड़ा हुआ है। रोड रास्ता हम लोग ने उत्तरा पथ दक्षिणा पथ वगैरह देख ही लिया था, तो वो सब चीज़ें सब और एक्सपांड हो रही है, रोड रास्ते सब और अच्छी तरीके से बन रहे हैं, और फ्लरिशिंग चीज़ें हो रही है। मतलब इस समय इसीलिए इसको कहा जा रहा है गोल्डन एज। इसके अलावा भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको गोल्डन एज, क्लासिकल एज कहा जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट बताया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आगे तो फिर क्या, तब तो सीधे सीधे लोगों के सारे दुख तो दूर ही हो गए ना। तो एक तरीके से ये ऑलरेडी गोल्डन एज बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। गुप्तास
एक वैष्णव थे, ठीक है, ये हार्डकोर वैष्णव थे, लेकिन फिर भी ये बाकी सब रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे पूरी तरीके से। इन्होंने जैनिज्म, बुद्धिज्म सबको पैटर्नेज दे के रखा था कि जिसको जो फॉलो कर। इनफैक्ट इनके नवरत्न के अंदर कितने तो जैन स्कॉलर्स थे, कितने तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने मतलब किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, जिसको जो फॉलो करना है वो फॉलो करे, अपना व्यापार करे, वो सब करे, अच्छी तरीके से रहे, खुशी खुशी रहे और सब अच्छा अच्छा हो, ठीक है। इस तरीके से इन लोगों ने किया। इसके अलावा रिलीजन के सिवा नालंदा आपका प्रोमिनेंट इसी समय आएगा। कुमारगुप्त इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है। कुमारगुप्त नालंदा की क्या बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, और उसके बाद से नालंदा तो आप लोग जानते होंगे कि उस समय का वर्ल्ड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी उसको कहा जाता है, ठीक है। और इतना मतलब कहते हैं कि वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे एट ए टाइम, ठीक है, एक समय पे 10,000 स्टूडेंट्स। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ की इतनी कैपेसिटी नहीं है 10,000 स्टूडेंट्स को रखने की। नालंदा में इतने स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे साक्ष्य वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सही गलत तो वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये देखिए कि भाई अगर 10,000 ना हो, मैं एक ही 1,000 बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय के हिसाब से 1,000 तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए ना। और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं है, वहाँ पे देश विदेश हर जगह से लोग आ रहे हैं, तो मतलब उसकी ख्याति कितनी दूर दूर तक पहुंची होगी। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, यू शुड इमेजिन लाइक दैट कि हाँ उस समय के हिसाब से आज के हिसाब से देखा जाए तो 1,00,000 स्टूडेंट भी अगर किसी इंस्टीट्यूट में है तो कम ही देखे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से देखिए 1,000 स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। और हमारे पास रेफरेंसेस है कि भाई 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। जैनिज्म फ्लरिश हो रहा है बंगाल, गोरखपुर, उदयगिरी, गुजरात वगैरह के रीजन में। आज भी इस सब रीजन्स में थोड़े थोड़े बचे हुए, गुजरात में तो प्रोमिनेंटली बढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके जैन एस्टेब्लिशमेंट वगैरह वो सब, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट लिटरेचर, साइंस एंड एजुकेशन की बात करें, ये प्रोमिनेंट रीजन है। इससे और भी आपका क्लासिकल एज या फिर आपका गोल्डन एज जो है वो और बूस्ट हो रहा है। सबके पास पैसे वगैरह का चीज़ें हो गया, रिलीजन वाली चीज़ हो गई है, पढ़ाई सबका चल रहा है अच्छी तरीके से। अब आ गए हम लोग लिटरेचर, साइंस एंड एजुकेशन के ऊपर। संस्कृत वापस से लैंग्वा फ्रैंका बन गया, मतलब कॉमन पार्लेंस में आ गया। लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे संस्कृत में। संस्कृत ही बिकेम द मतलब पीपल यूज टू कम्युनिकेट इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। संस्कृत इतना प्रोमिनेंट हो गया। इस समय आपके प्रोमिनेंटली कौन आएंगे, कालिदास आ जाएंगे, हरिशेन आ गए, शूद्रक आ गया, विशाख दत्ता आ गए। इतने सारे मतलब ये सारे के सारे जितने भी आज आप लोग के पास बुक्स है, जितने भी प्रोमिनेंट बुक्स है, इनफैक्ट यूपीएससी ने इन सब के ऊपर लगभग लगभग कुछ ना कुछ मैच द फॉलोइंग कहीं ना कहीं इनके बारे में पूछ के ही रखा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी ने ना पूछा हो तो किसी स्टेट पीसीएस ने तो पूछा है, ठीक है। ये सब सब फेमस है, सब के सब इन्होंने बुक्स पे बुक्स, इतने बुक्स लिखे हुए। अब कालिदास को लिख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, लघुवंशम, कुमार संभव, ये सब 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 लिखा हुआ है इन्होंने। हरिशेन आपका इलाहाबाद प्रशस्ति लिखते हैं, आज तक ये ऐसा कैसा है, ठीक है। शूद्रक, मृच्छकटिका, विशाखदत्त मुद्राक्षर लिखेंगे, विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखेंगे, आज तक पढ़ा जाता है, इसको स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया जाता है। फिर वारुचि, बौद्ध ध्यान, ईश्वर कृष्ण, भर्तृहरि, ठीक है। सब संस्कृत और प्राकृत के बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, बहुत आज तक इनके बुक्स वगैरह इसी तरीके से चले आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज़ पे ये सब के नाम आप लोग को पढ़ा के, मुझे बस टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे, तो मैं सब आप लोग देख लीजिएगा, सबका नाम आप लोग देख सकते हैं। आर्यभट्ट है, वारामिहिर है, चरक है, वाघभट्ट, सुश्रुत, धनवंतरी, कौन कौन यहाँ पे नहीं है, सब के सब इसी फेज में है। तो सोच सकते हैं कि कितना सारा कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ लिटरेचर, साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड एजुकेशनल इंप्रूवमेंट, सब कुछ यहाँ पे एक साथ चल रहा है, समझ में आ रहा है। इकोनॉमी गया, वो भी अच्छा चल रहा है, उसके साथ रिलीजन सब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई सब अच्छी तरीके से चल रही है, लिटरेचर इतना सारा हो रहा है, साइंटिफिक एनालिसिस वगैरह सब अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखिए आर्यभट्ट में सबसे पहले सूर्य सिद्धांत दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि भाई हेलियोस्फेरिक कॉन्सेप्ट जो आता है कि मतलब सन इज द सेंटर ऑफ द आपका सोलर सिस्टम का सेंटर में सन है। उससे पहले एक आया था भाई अर्थ इज द सेंटर ऑफ द पूरे सिस्टम का, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, किसमें किसमें नहीं है, आर्यभट्ट ने कितने कितने चीज़ें दी, शून्य का इसी समय आपका रेफरेंस देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इन लोग ने ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है उस समय पे गुप्ता एज की बात करें। दैट इज वाई इट इज नोन एज क्लासिकल एज एज वेल एज गोल्डन एज, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं कि जब आप लोग को एग्जाम में अगर आ गया, इनकेस आपका लग बैठा और गोल्डन एज के ऊपर आ गया, तो आपको यही ठोक पीट के वहाँ पे लिखना है। महाभारत, रामायण, सब पुराण वगैरह सब इसी समय पे आपके कंपोज किया जाए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त की स्थापना करेंगे, और फिर बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर की तरह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा ये, ठीक है।
दूर दूर से लोग नालंदा में एडमिशन के लिए आएंगे, योनसान वगैरह पूरा का पूरा टेस्ट पास करेंगे और उसको अपना लक मानेंगे, अपना खुशी मानेंगे, अपनी क्या बोलते हैं एक सौभाग्य मांगेंगे, मानेंगे कि क्या बोलते हैं हम लोग नालंदा के अंदर पढ़ने का हमको मौका मिल गया। ठीक है, दिस आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर कि हाँ आपके यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। ठीक है, वन ऑफ द लास्ट फ्यू पॉइंट्स आपका, ये इसी समय पे अजंता, एलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधापुर, श्रीगृह, ये सब के सब में आपके जितने भी पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग, केव स्कल्पचर, बड़े बड़े केव्स बनाना, सब इसी समय पे होने लगेगा। आप समझिए कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस समय पे हो रहा है, कि कहाँ कहाँ से आ रहा है सब, हर एक मतलब वो कहते हैं ना 14 दिशाओं में प्रॉस्पेरिटी देखी जा रही है, हर चीज़ में यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी देखी, चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, हर चीज़ में यहाँ पे मतलब खुशहाली खुशहाली राम राज्य फैल गया है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए शिल्प शास्त्र, इस समय ऐसा शिल्प शास्त्र लिखा जाता है, आज भी इसके यूज़ किए जाते हैं कि इनसे हम लोग टाउन प्लानिंग करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह कैसे होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब शिल्प शास्त्र में उस समय लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आयरन पिलर्स जो है आपका दिल्ली में है, सॉरी, उसके अलावा धार वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं, आपके मेटल्स वगैरह में नहीं, इसके अलावा आप आइवरीज में, वुड में, लैक वर्क, ब्रोकेड्स, टेक्सटाइल, सब में काम कर रहे हो, किसी एक चीज़ में बैठे पड़े नहीं हो, हाँ हाँ ये तो मेरा अच्छा चल रहा है। इसके अलावा आप लोग म्यूज़िक, गाने, संगीत वगैरह सब में पूरा का पूरा अपना लेसन दे रहे हो, लिटरेचर, आर्टिस्ट, स्टाइल्स वगैरह सब नया नया डेवलप हो रहा है, सब अच्छा अच्छा होते चला जा रहा है। ठीक है, ये मतलब इसीलिए इसको क्लासिकल एज कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेटल कास्टिंग का जो काम स्टार्ट होता है मेटल के ऊपर, तो मतलब इस समय पारंगत हो जाता है। इनफैक्ट इंडियन स्टील को कहा जाता है कि इंडियन स्टील कभी भी जंग नहीं पकड़ सकती है, एंड इट वाज मोस्ट सॉट आफ्टर, मतलब रोमन साम्राज्य इंडियन स्टील के लिए पागल हो जाता था कि भाई यहाँ से ही सिर्फ तलवार जाएंगे, जो उनके तलवार जाएंगे वो यहाँ से जाएंगे, एक स्पेशल तरीके का तलवार बनवाया जाता था, यहाँ के ही सिर्फ कारीगर बना पाते थे, इंडियन कारीगर ही सिर्फ बना पाते थे, वो वहाँ पे जाता था, इंडिया से ही जाता था, सारे के सारे रोमन जो सैनिक होते थे, जो प्रोमिनेंट सैनिक होते थे, उनको वही तलवार दी जाती थी कि भाई आप इस हकदार हो। ये बहुत ही सॉफ्ट मतलब बहुत ही हल्का होता था एंड बहुत ही पावरफुल होता था। ठीक है, इसकी धार बहुत मजबूत रहती है एंड लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करती थी। आज भी कुछ ऐसे तलवार है जो वहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह में रखे हुए हैं। ठीक है, बाकी फ्रेस्को पेंटिंग मैंने आप लोगों को बताया था, अजंता अलोरा की बात की थी मैंने, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आता है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अम्पायर। इतना फ्लरिशिंग अम्पायर, इतना समृद्ध, हर 14 दिशाओं में सब पैसा पैसा, हर जगह पे समृद्धि समृद्धि, राम राज्य आ गया, लेकिन फिर भी क्यों ये अचानक से ये चला जाता है पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया से, अचानक में क्या हो जाता है, तो कुछ इसके पॉइंट्स है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 8 पॉइंट्स लिस्टेड है, आप लोग देखिए। फर्स्ट, पुष्यमित्र, ये एक ट्राइब रहती है, पुष्यमित्रास की एक ट्राइब रहती है, जो कि स्कंदगुप्त के समय से अटैक करना स्टार्ट करती है, जस्ट लाइक मतलब वॉरियर ट्राइब्स की तरह आके अटैक करना, लूट खसोट करके भाग जाना, ऐसा करके ये धीरे धीरे कंटिन्यूसली ये अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक और ट्राइब रहती है, हूण। ठीक है, हूण ट्राइब्स रहती है, नोमैडिक ट्राइब, ये भी सेम ऐसा ही करते हैं, ये सेंट्रल एशिया के मोस्टली रहते हैं, वहाँ से आते हैं, इस रीजन में अटैक करते हैं, बहुत लूट खसोट करते हैं, पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं और भाग जाते हैं। इनका जो फेमस कुछ रहते हैं तोड़मान और मिहिर कुल, इन सब का रेफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल अथॉरिटी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना फ्यूडलिज्म का बर्थ होना स्टार्ट होता है। हम लोग ने कुषाण के समय पढ़ा था कि फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, तो यहाँ गुप्ता एम्पायर में वो एक्सेप्शनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज मतलब आपका एक सेंट्रल रूल है और उनके कई सारे ब्रांचेस रूल है। ठीक है, भले ओवरसी करने का काम ये है, लेकिन मेन काम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक राजा की तरह एक्ट करते थे और रेगुलर बेसिस पे इनसे मतलब टैक्सेस वगैरह इकट्ठा करने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, भाई मुझे टैक्सेस चाहिए, तो वो बताता मैं नहीं दूंगा, तो वो वहाँ पे आके अटैक करते थे, फिर टैक्सेस लेके फिर जाते थे, इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो यहाँ से सेंट्रल अथॉरिटी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है, सब अपने आप को राजा समझ रहा है, सब अपने आप को राजा समझ रहे हैं, तो आपस में लड़ते भी रहेंगे और फिर सेंट्रल अथॉरिटी को भी कुछ समझेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के सक्सेसर सब एकदम वीक और इनकम्पिटेंट है। ठीक है, ये सब तो एकदम फैक्चुअल है। ठीक है, नेक्स्ट, डिसेंशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये आपस में लड़ रहा है, इसके अलावा जो रॉयल प्रिंसेस है उसमें भी अपना झगड़ा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड जो आपका रोमन अम्पायर से चल रहा था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो हूण रहते हैं जो आपके ऊपर अटैक करे, वो साइमल्टेनियसली आपके रोमन अम्पायर्स के भी ऊपर अटैक करे, तो रोमन अम्पायर इतना पावरफुल तो था नहीं कि क्या मतलब सर्वाइव कर लेता,
मतलब बहुत पावरफुल था एक्सेप्ट, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाता इनके अटैक्स को। जस्ट लाइक गुप्ता सरवाइव कर जाते हैं, पर ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे कंबल कर जाते हैं, और वो कंबल करते ही आपका जो रोमन अम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लैंड ग्रांट का जो काम स्टार्ट होता है आपके कुषाण के लेटर पार्ट में थे, लेटर पार्ट में से, वहां से हमको ये पता चलता है कि भाई धीरे धीरे लैंड ग्रांट जो होती है वो हमारे ऊपर एक बर्डन बनती चली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होने लगता है कि भाई जितने भी सोल्जर्स हैं उनको सैलरी के एवज में लैंड दे दो, थोड़ा थोड़ा ज़मीन दे दो। तो ये क्या होता है, सब अपने अपने में एक छोटी छोटी फ्यूडिटी बनाते चले जाते हैं, छोटी छोटी फ्यूडिटी बनाते चले जाते हैं। तो कोई किसी की सुनता नहीं है, हाँ नाम भरकर टैक्स पे कर दिया, या मन में आया नहीं पे किया, झगड़ा बड़ा हुआ तो लड़ लिए, मार खा लिए या मार दिए, इस तरीके से करके फिर टैक्सेस वगैरह दिए नहीं दिए, ऐसा होता था। तो रेगुलर बेसिस पे मतलब लैंड ग्रांट से आता कुछ नहीं था, और क्रम्बलिंग ज़्यादा होती है, इसी की वजह से वीक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो इनकम आता भी था तो हमेशा अपराइजिंग वगैरह को रोकने के लिए, मतलब आपके पुष्यमित्रास के अपराइजिंग हो या फिर हुन के अपराइजिंग हो या फिर इंटरनल डिसेंशन वगैरह हो, जो मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बताया कि भाई इन लोग में आपस में भी लड़ते लड़ते रहते थे, तो इन सबको रेगुलर बेसिस पे कर्व करने के लिए, बंद करने के लिए कि हाँ भाई लड़ो मत प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ लड़ो मत, इन सब की वजह से बहुत ही इनको लॉस उठाना पड़ता था, और अल्टीमेटली गुप्ता अंपायर का फॉल धीरे धीरे करके हो जाता है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए लेक्चर के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए।